नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे रेणु देवपुरा जी की कहानी अवसाद। तो आइए सुनते हैं कहानी अवसाद। कॉलेज से लौट गाड़ी पोर्च में खड़ी की। फाटक बंद करके मुड़ी तो देखा पड़ोस के मकान से 7-8 साल का एक बच्चा झुक झुक कर मुझे देखने का प्रयास कर रहा है। मेरी निगाह पड़ते ही अचकचाकर अंदर भागा। अच्छा, तो पड़ोस में कोई रहने आ गया है, मैंने मन में सोचा। पड़ोसी मकान मालिक बाहर रहते हैं और मकान किराए पर दे रखा है। जब से पिछले किराएदार गए हैं, पड़ोस बिल्कुल सूना हो गया था। बिटिया की शादी और बेटे के बाहर जाने के बाद तो हम भी दो ही प्राणी रह गए थे। दोनों ही सुबह अपने अपने काम पर निकल जाते। कपड़े बदलने से पहले नए पड़ोसी से मिलाऊं। मैं अभी सोच ही रही थी कि कॉल बेल बज उठी। दरवाजा खोला तो 28-30 वय की एक पतली दुबली युवती के साथ ही बच्चा खड़ा था। नमस्ते आंटी, हम आपके पड़ोस में रहने आए हैं, मधुर मुस्कान लिए वह बोली। नमस्ते, अंदर आओ, मैंने स्वागत किया। मैं अभी उधर आने का सोच ही रही थी। चलो, अच्छा हुआ तुम ही आ गई। किसी चीज की आवश्यकता हो तो संकोच मत करना। हाँ आंटी, जरूर। आपका दूध वाला कब आता है? मुझे भी बंदी करवानी है। हाँ हाँ, शाम को दूध देने आएगा तब तुम्हारे यहाँ भेज दूंगी। मैंने उसे आश्वस्त कर दिया तथा बैठने को कहा। अभी नहीं बैठ सकूंगी, अभी सारा सामान वगैरह जमाना है, फिर कभी आऊंगी। कॉलेज में सेमिनार के कारण 3-4 दिन मैं बहुत व्यस्त रही। वह भी इधर नहीं आई, शायद घर व्यवस्थित करने में लगी थी। आते जाते यह जरूर पता चल गया था कि घर में केवल 3 प्राणी हैं, पति पत्नी और वो बच्चा। रात 9-9:30 बजे थे। पतिदेव हमेशा की तरह टीवी समाचारों में व्यस्त थे और मैं सेमिनार के पेपर्स और हिसाब किताब यूनिवर्सिटी भेजने के लिए फाइनल कर रही थी कि पड़ोस में से अजीब सी आवाजें आने लगीं। किसी के जोर जोर से चिल्लाने, बर्तनों के गिरने और फिर रोने की आवाजें। सभी इतनी गड्ड-मड्ड थी कि कुछ समझ ही नहीं आया। हम दोनों ने प्रश्नवाचक निगाहों से एक दूसरे को देखा। थोड़ा ध्यान दिया तो पुरुष स्वर के चिल्लाने और महिला स्वर के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। हम असमंजस में पड़े अभी सोच ही रहे थे कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोला तो वही बच्चा रोते हुए मुझसे लिपट गया। पापा को रोकिए, वो फिर मम्मी को मार रहे हैं, आप जल्दी चलिए। बच्चा मेरी साड़ी पकड़कर खींच रहा था। सामाजिक औपचारिकता मेरे कदम रोक रही थी। मन में असमंजस था, क्या करूं क्या ना करूं। मैं ऊहापोह में थी। आखिर जीत बच्चे के आंसुओं की हुई। वहां पहुंची तो देखा बच्चे के पिता उसकी मम्मी को लातों घूंसों से पीट रहे हैं। खाने की थाली, कटोरी और भोजन सामग्री कमरे में बिखरी हुई थी। मुझे देख दोनों चौंक गए। बच्चे का पीछे के दरवाजे से निकलने का भान शायद दोनों को ही नहीं था। मेरा पहुंचना था कि युवक निगाह नीचे किए कमरे से बाहर निकल गया और युवती आंसुओं की बहती धार लिए सामान समेटने लगी। किसे क्या कहूं, अभी तो पूरी तरह परिचय भी नहीं हुआ था। किम कर्तव्य विमूढ़ सी मैं कुछ देर यूं ही खड़ी रही। रसोई से पानी लाकर हिचकियों से रो रही युवती को पिलाया। सिर पर हाथ फेरा तो उसकी रुलाई फूट पड़ी। किसी तरह उसे शांत किया। सुबह बात करेंगे, अभी आराम करो। भावनाओं के वेग में उससे ज्यादा बात करना मुझे उचित नहीं लगा। ज्वार के शांत होने के प्रति निश्चिंत हो भले ही मैं कुछ देर में लौट आई, परंतु रात भर मन उद्वेलित ही रहा। पढ़े लिखे परिवारों में भी ऐसी पाशविक हरकत हो सकती है, मैंने सोचा न था। सुबह कॉलेज के लिए निकलते वक्त मैंने बच्चे को आवाज लगाई तो युवक ने दरवाजा खोला। आंटी, मोहित तो स्कूल गया है। रात की शर्मिंदगी उसके स्वर से झलक रही थी। सुमन अंदर है, उसे भेजता हूं। नहीं नहीं, रहने दो, मैं बाद में मिल लूंगी, मैंने इनकार कर दिया। दोपहर को सुमन स्वयं ही मेरे यहां चली आई। रात की घटना उसकी सूजी आंखों और कुंभलाए चेहरे से बयां हो रही थी। वह खेद प्रकट करना चाह रही थी। अनावश्यक दखल देना मेरे स्वभाव में नहीं,
कुरेदने के स्थान पर मैंने संयत रहते हुए उसे ढाढ़स बंधाया। मानव मन भी बड़ा पेचीदा होता है, अपनों से छिपाना चाहता है और अनजान को सब कुछ बता देता है। आंटी, पता नहीं क्यों मैं आपसे एक अपनापन और जुड़ाव महसूस कर रही हूं। उसने अपना मन मेरे सामने खोल दिया। अमित सुमन का पति पोस्ट ग्रेजुएट एक अच्छी फर्म में कार्यरत है। सुमन भी ग्रेजुएट है। लगभग 12 वर्ष पूर्व दोनों का विवाह सामाजिक विधि विधान से हुआ। अमित स्वभाव से बहुत अच्छा, सहज एवं सरल था। सभी का ध्यान रखना उसकी आदत में शुमार था। सुमन को भी उसने सुमन सा रखा, कभी उसके मन को नहीं दुखाया। 3-4 वर्ष कैसे पंख लगाकर उड़ गए उन्हें पता भी नहीं चला। अमित को पाकर सुमन अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मान रही थी कि उनकी खुशियों को ग्रहण लग गया। 8-9 वर्ष पूर्व अचानक अमित की फर्म बंद हो गई और उसकी नौकरी छूट गई। व्यक्ति जब काम में व्यस्त रहता है तो स्वस्थ एवं प्रसन्न रहता है। काम मन मस्तिष्क को पोषित करता है। बेकार रहना खालीपन को जन्म देता है, जो तन मन दोनों को अस्वस्थ कर देता है। अति व्यस्त रहने वाले अमित को इस खालीपन ने अवसाद का शिकार बना दिया और अवसाद के कारण उसको शराब की लत लग गई। शराब पीकर अमित बहुत आक्रामक हो जाता। क्रोधित हो सुमन को मारने पीटने लग गया। शायद शराब की जलन उसका शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाता था। सुमन सब कुछ चुपचाप सहती रही। सोचती थी परिस्थिति की बात है, जैसे ही कोई नई नौकरी लगेगी सब ठीक हो जाएगा। अमित ने कई जगह आवेदन भी किए पर बात नहीं बनी। जैसे जैसे समय निकलता गया उसका अवसाद बढ़ता गया और उसके साथ शराब की मात्रा और आक्रामकता भी बढ़ती गई। भाग्य से एक दिन अमित की मुलाकात एक पुराने मित्र से हुई जो एक कंपनी में अच्छे पद पर कार्यरत था। उसने कोशिश करके अपनी ही कंपनी में अमित की नौकरी लगवा दी। कुछ दिनों की तकलीफ तो सभी के जीवन में आती है। सुमन को लगा चलो अच्छे दिन लौट आए हैं, जब अवसाद नहीं रहेगा तो शराब भी छूट जाएगी। पर ऐसा नहीं हुआ। शराब अब अमित की आदत और कमजोरी बन चुकी थी। जब वो नशा नहीं करता था तो किसी देवता से कम नहीं होता। सुमन और मोहित का पूरा ध्यान रखता, उनकी हर इच्छा पूरी करना अपनी खुशी मानता था। लेकिन शराब का सेवन करते ही वो देवता से दानव बन जाता, अकारण गुस्सा करता, घर की चीजें तोड़ने लग जाता और सुमन को बेतहाशा पीटता था। सुबह जब नशा उतर जाता तो बहुत शर्मिंदा होता, सुमन से माफी मांगता, रात को अपने द्वारा दी गई चोटों पर मरहम लगाता था और सेंक भी करता। मुझे समझ नहीं आ रहा आंटी, मैं क्या करूं? इन सब से ऑफिस का काम भी बहुत प्रभावित हो रहा है। जब नॉर्मल होते हैं तो मैं बहुत समझाती हूँ, मेरी बात सुनते भी हैं। शराब नहीं पीने का वादा भी कई बार कर चुके हैं, पर 2-4 दिन निकले नहीं कि फिर वही रवैया। नशे में कुछ भी भान नहीं रहता, कहाँ मार रहा हूँ, हाथ भी हथौड़े जैसे हो जाते हैं। कभी कभी इच्छा होती है सब कुछ छोड़कर चले जाऊं, पर फिर मोहित का ख्याल आ जाता है। अमित के घर वाले क्या कहते हैं, मैंने जानना चाहा। वे सब भी और इनके मित्र भी सब समझा समझा कर हार गए। उनके सामने हर बात मान लेते हैं। अब हर वक्त तो वे साथ नहीं रह सकते। मैंने एक अखबार में विज्ञापन देख शराब छुड़ाने की दवाई भी चुपचाप इनको दे दी, पर उससे तो इनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई। सुमन ने अब तक के अपने प्रयास बताए। अरे नहीं, वे दवाइयां नहीं हैं, वे तो बहुत खतरनाक जहर होते हैं। ऐसे विज्ञापनों के घातक रसायन कभी जानलेवा भी हो सकते हैं। कोई और उपाय करना होगा। भगवान में विश्वास रखो, वो जरूर कोई समाधान निकालेगा। मैंने उसे हिम्मत बंधाई। सारी घटना और वृत्तांत शाम को मैंने अपने पति को बताया। हमने निष्कर्ष निकाला कि अमित एक मनोरोगी है और कोई मनोचिकित्सक ही उसका इलाज कर सकता है, पर उसे वहां तक ले जाना कोई आसान काम नहीं था। ये जिम्मेदारी मेरे पति ने स्वयं ले ली। पहले उन्होंने अमित से परिचय बढ़ाया, उसे अपने दोस्ताना व्यवहार से प्रभावित किया
और धीरे से एक दिन अपने मन की बात उसके सामने रख दी। अमित बेटा, हमें ये मानव जीवन बहुत सारी योनियों के बाद और भाग्य से मिलता है। अपने शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखना हमारा पहला कर्तव्य है, क्योंकि यही शरीर हमें संसार से जोड़े रखने का माध्यम है। मैंने तुम्हारा मन पढ़ा है, जो बहुत कोमल है। तुम्हारी एक बुरी आदत सब कुछ बर्बाद करने पर तुली है। ये तुम्हारे शरीर को भी खोखला कर रही है। अंकल, मैं भी शराब छोड़ना चाहता हूं, पर क्या करूं? पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। तलब होती है तो मैं कमजोर पड़ जाता हूं, फिर कुछ नहीं सूझता। अमित ने अपनी मजबूरी बताई। अच्छा, कल अगर मोहित बड़ा होकर यही सब करेगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? लोहा गर्म देख उन्होंने सीधा प्रहार किया। नहीं अंकल, ऐसा नहीं हो सकता। मैं उसे शराब की छाया से भी दूर रखूंगा। ये आंतों को जला डालती है। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। अमित बौखलाहट में बड़बड़ा उठा। तो फिर तुम्हें अपने आप को बदलना होगा। मेरा एक मित्र है, वो इसमें तुम्हारे लिए मददगार रहेगा। कल हम उसके पास चलेंगे, इन्होंने प्यार भरे आदेशात्मक लहजे में कहा। अगले दिन दोनों इनके मनोचिकित्सक मित्र के पास गए। उन्होंने 2-3 सप्ताह अमित को मनोवैज्ञानिक ढंग से समझाया। कुछ दवाइयां भी उसे दी जिससे उसका मनोबल बढ़ सके। कुछ प्राणायाम भी उसे बताए। धीरे धीरे अमित को ठीक लगने लगा। उसकी सकारात्मकता और आत्मविश्वास बढ़ने लगा और शराब पीने की इच्छा खुद ब खुद कम होने लगी। रोज शाम ये और अमित साथ साथ होते। कभी एक दूसरे को चुटकुले सुनाते, खूब हंसते, कभी पुस्तकें पढ़ते और उन पर चर्चा करते। बस ऐसे ही 6-7 महीने बीत गए। वो दानव अब हमेशा के लिए देवता बन चुका था। एक शाम अमित मिठाई का डिब्बा हाथ में लिए उपस्थित हुआ। साथ में सुमन और मोहित भी थे। अंकल, मिठाई खाइए, मेरा प्रमोशन हो गया है। मुझे यूनिट इंचार्ज बनाकर जयपुर भेजा जा रहा है और ये सब आपके और आंटी के कारण हुआ। कहते हुए अमित ने बर्फी का एक बड़ा सा टुकड़ा इनके मुंह में ठूंस दिया और इनके पैरों पर झुक गया। आंटी, हम आपको कभी नहीं भूल पाएंगे। सुमन मुझसे लिपट कर रो पड़ी। इन्हें परसों ज्वाइन करना है और अगले हफ्ते हम भी सामान सहित चले जाएंगे। मेरी आंखों में आंसू आ गए, इनकी आंखें भी भीग गईं। अमित, सुमन और मोहित को विदा करते समय ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत अपना हमसे दूर जा रहा हो। मन में एक यही संतोष था कि एक इंसान को भी सही रास्ते पर ले आए तो मानव जीवन सफल है। भगवान ऐसा मौका किसी किसी को ही देता है। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।